हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में आपका सभी का स्वागत है। तो आज का एक विशेष लेक्चर रहने वाला है फिजिक्स के थ्रू। तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बस उसी पे केयर करेंगे। ऐसे ज़्यादा हम लोग ताम झाम में इस समय नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है, ज़्यादा हम लोग डीप नहीं पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको टारगेट किए जाते हैं, केवल हम उन्हीं क्वेश्चन को आज भी हम लोग टारगेट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले हमने कूलाम का नियम को पढ़ाया था, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कूलाम के नियम से आगे ही पढ़ते, ये जो भी टॉपिक है देखिए फिजिक्स भाग फर्स्ट का टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी हमने बताया था इसके पहले कि देखिएगा फिजिक्स भाग फर्स्ट में न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा, थियरी कम आएगी, और सेकेंड भाग में थियरी ज़्यादा आएगा, न्यूमेरिकल कम आएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो बाद में आपको फिर वही एग्ज़ाम में पेपर खोलते ही आपको नींद आने लगेगी। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है कि एक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र से समझते हैं कि क्षेत्र क्या होता है, या जैसे ज़मीन का जितना आपके पास होगा वही आपका क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत कौन उत्पन्न करता है? आवेश। तो आवेश उत्पन्न करता है क्षेत्र। तो इसमें का इसका परिभाषा किसी आवेश या कोई अकेला आवेश हो। इसके पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को जाने हैं ना, कि चुंबक का जब रखते हैं नॉर्थ साउथ, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का क्या हो, प्रवाह हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह एक आवेश है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य आवेश को रखने पर वह उस पर वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो, अनुभव करता है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। या किसी भी आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, या एक अकेला आवेश हो सकता है। अगर आवेश समुदाय होगा तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र होगा, अगर एक अकेला आवेश होगा तो छोटा सा उसका क्षेत्र होगा। तो हम कह सकते हैं किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं एक आवेश है, एक हम ले लेते हैं आवेश, ले लीजिए एक आवेश है, तो ये इसका क्या कर रहा है, क्षेत्र हो गया, कुछ कुछ तो अपना क्षेत्र बनाएगा। अगर इनमें एक अन्य आवेश को रखते हैं तो तुरंत इस आवेश द्वारा इस पे एक बल लगेगा, या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो धनात्मक यानी प्रतिकर्षण बल हो सकता है। अगर ये धन आवेश होगा तो धन धन वाले प्रतिकर्षित करेंगे, अगर यही करिए ऋण आवेश होगा तो धन और ऋण आके एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वही कहा है कि किसी आवेश के या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर रखते हैं तो भी ये इस पे आकर्षण प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, यहाँ पे रखेंगे तो भी, यहाँ एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर आवेश को रखने पर या किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा, यानी इस आवेशित क्षेत्र से ये कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। यानी जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा उस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र है। यानी जैसे ही इसके क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखेंगे तुरंत उस पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को लगाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र। जहाँ तक वह बलों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकता है वहीं उसका क्षेत्र कहलाता है, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब एक बात और आई, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तो हो गया, लेकिन इन बिंदुओं पर वैद्युत की तीव्रता है कितना बल है। और ये अभी हमको केयरफुली है कि जितना आवेश के पास रहेंगे उतना वैद्युत ज़्यादा बल लगाएगा, और जितना दूर जाते रहेंगे उतना बल का मान क्या होता रहेगा, कम होगा। यानी जितना इस आवेश के पास वाले आवेश पर ये जितना ज़्यादा बल लगा सकता है उतना ज़्यादा क्या होगा, दूर जाते जाते इसका बल क्या होगा, खत्म होगा। क्योंकि हमने कूलाम का नियम पढ़ा कि यह प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r², यानी दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा। तो यहाँ पर दूरी जब बढ़ती जाएगी
तो इस पर जो बल लगेगा वह घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा पाएगा। चलिए ठीक है, अगर हम मान लें कि इसी तरह एक उदाहरण की बात करें। अच्छा, मान लेते हैं हम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अगर उस स्कूल में जाके किसी बच्चे से पूछेंगे कि भैया हाँ दीपक सर तुम्हारे में पढ़ाते हैं, तो कहेगा हाँ हाँ बहुत बेकार पढ़ाते हैं। तो वहाँ के बच्चों को जानेंगे, क्योंकि वहाँ तक अगर हमारा क्षेत्र, अगर हम 2-4 गांव बाद जाकर किसी स्कूल में हमारे बारे में पूछेंगे तो वह हमें नहीं बता पाएगा, पूछेगा कौन भैया दीपक सर, हम उनको नहीं जानते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, वो हमारे क्षेत्र से क्या है, बाहर है। जहाँ तक हमको लोग जानते हैं, जहाँ तक हमारा प्रभाव रहता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र या अपना क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इन बिंदुओं पर कि है, अगर मान लो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है कितना, इसके जानने के लिए एक हम नए राशि की बात करेंगे और उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेश तो है, अगर किसी बिंदु पर लगेंगे, लेकिन है वो कितना बल लगाएगा उस पर, इस बल को जानने के लिए हम किसकी बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नई राशि पढ़ेंगे जिससे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र के मान को बताता है। कि मान लेते हैं, मान को मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम ये आपका आवेश रख गया, उसका एक क्षेत्र होगा, अब यहाँ पर कोई अन्य आवेश ला रहे हैं तो तुरंत ये कैलकुलेट करके बताएगा कि ये भैया यहाँ पर कितना आवेश है। तो वह ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या भौतिक राशि है जो उस वैद्युत क्षेत्र में उस क्षेत्र को मान को बताता है, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोगों ने जनरली ऐसे पूछा है, अगर इसकी परिभाषा पूछेगा तो हम कह सकते हैं का, तो देखिएगा एक क्या करेंगे, एक Q0 लेते हैं, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसको कहते हैं आवारा आवेश भी कहते हैं, आवारा आवेश या लतीहर आवेश कह सकते हैं इसको। तो ये इसको हम ऐसे आवारा या लतीहर आवेश क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका अपना खुद का कोई आवेश नहीं होता है, इसके पास खुद का अपना कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको परीक्षण के लिए यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका खुद का आवेश नहीं है, लेकिन ये किसी आवेशित क्षेत्र में जैसे ले जाके रखेंगे तुरंत उस आवेश के मान को तुरंत कैलकुलेट करके बताता है। जैसे आपका जो जीभ है, इसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई वस्तु को इस पर रखते हैं, या क्या हो, नमकीन हो, छार हो, जो भी रखते हैं, तुरंत उस स्वाद को क्या करता है, चख के बताता है। तो ये हमारा एक जीभ एक तरह का परीक्षण हो गया। तो उसी तरह इसको एक आवेश अपना खुद का कोई आवेश नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी आवेशित क्षेत्र में जाता है तुरंत उस आवेशित क्षेत्र के मान को बताता है कि भैया यहाँ पर इतना वैद्युत क्षेत्र की है, यहाँ पर इतना वैद्युत क्षेत्र है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल में एक ले सकते हैं कि जैसे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि बस उसको खिला पिला के लेकर चल दिए कहीं भी, अपना वो खुद का कुछ नहीं लगाएगा, लेकिन वह जाएगा। और क्यों जाता है, क्योंकि वो कॉमेडियन होता है, लोग उसको साथ रहना पसंद करते हैं, तो कॉमेडी करता है, तो लोग बस उस कॉमेडी, यानी उसका एक गुण है कॉमेडियन करना, इसीलिए उसको लोग लेके जाते हैं और मज़े लेते हैं, फिर वो अपना ही उस पर इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह इस एक आवेश है, परीक्षण आवेश है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्षेत्र में ले जाएंगे, तुरंत जिस बिंदु पर हमें उसकी तीव्रता रखते हैं बस उसी बिंदु पर रखेंगे और तुरंत वो तीव्रता को कैलकुलेट कर बढ़ के बताएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रकट करते हैं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q0। इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी जैसे ही किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो तुरंत उस पर इस द्वारा एक बल लगाया जाता है, उस जितना बल लगाया जाएगा उस बल तथा उस परीक्षण के आवेश के अनुपात के बराबर वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। समझ गई बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसको परिभाषित करना हो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्या, यानी परीक्षण आवेश को, परीक्षण किसी परीक्षण आवेश को लिखेंगे, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर
वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उस पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी भी परीक्षण आवेश को जैसे ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तुरंत उस क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल लगेगा, उस बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी समझ जाइएगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ये एक आवेश है, इसका वैद्युत क्षेत्र, जैसे ही कोई अन्य परीक्षण आवेश को रखेंगे तुरंत परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, उस बल तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसी तरह किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उस पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रकट करते हैं। कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, अगर हम एक तरह से इसकी परिभाषा और निकाल सकते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या है, E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो अगर हम Q0 बराबर 1 कूलाम ले लें तो जब इसमें रखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, F के, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, Q0 की वैल्यू 1 कूलाम हो गई। तो यहाँ से एक परिभाषा और बनेगा, क्या बनेगा, एकांक परीक्षण आवेश को, क्या, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उस पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को ही उस बिंदु की बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, E बराबर जैसे 1 कूलाम हो गए तो 1 कूलाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को जैसे ही उस क्षेत्र पर रखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम को क्या कहेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को उस वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा जितना उस पे बल लगाया जाएगा उसी बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम सटीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। एकांक परीक्षण आवेश को, अगर एक ये भी लग सकते हैं, चाहे वो रखे चाहे वो, तीनों में से कोई एक परिभाषा आप लगा सकते हैं। सबसे सटीक फॉर्मूला यही है आपका, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर उस क्षेत्र द्वारा जितना बल लगाया जाता है उसी बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर हम यहाँ से इसका अगर हम मात्रक निकालें तो ये बराबर क्या होता है, F/Q0, F/Q0। अगर मात्रक इसकी पूछा जाएगा तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, और ये हो जाएगा क्या, प्रति आवेश है तो कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बीमा पूछ दे तो बीमा क्या होगा, बल का बीमा क्या होता है, ऊपर बल है तो M L T के पावर
2 और नीचे क्या कूलाम, कूलाम का क्या होता है 80। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जब ऊपर जाएगा तो ml (t (-2), फिर ये दोनों जाके माइनस बन जाएगा a(-1) और t के पावर क्या हो जाएगा -1। तो मिलेगा कितना ml(-2) नहीं t के पावर -3 हो जाएगा, 2 ठो यहाँ 1 ठो यहाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 और a के पावर क्या हो जाएगा -1। ये इसकी हो जाएगी बीमा, ये हो गया इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हो गया, और ये हो जाएगा ml(2) के पावर t -a(1) है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक थियोरेटिकल है आपका, आगे फिर एक हो गई, इतनी बात कर लिए हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है, तो अगर मान लेते हैं ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो इसकी जो दिशा होगी इस धन आवेश से दूर होगी। अगर यही क्या है ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश की ओर होगी, यानी वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना है, तो अगर ये धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अगर ये क्या है धन और ऋण है तो दूसरों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर कुछ बात इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से केयरफुली देखिएगा। अगर एक बिंदु पर एक ही तरफ दोनों तीव्रता होंगी, एक ही तरफ दोनों तीव्रता होंगी E1 E2, तो यहाँ पर इनका जो इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगा E, वह हो जाएगा E1 प्लस में E2। ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बिंदु पर एक तीव्रता इधर की ओर कार्यरत है, एक तीव्रता इधर की ओर कार्यरत है, तो इनका जो इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगा वह क्या होगा, E1 अप्रॉक्स क्या होगा E2, यानी जो बड़ी वैल्यू होगी उसी में से छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, घटी होगी। ये और ये सवाल जब लगाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, E1 E2 हो गया। अगर ये किसी कोण पर कार्यरत होंगे तब, अगर मान लीजिए E1 इधर खींचेगा, E2 क्या करेगा इधर खींचेगा, तो इस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वह E होगी क्या, अंडर में E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 E1 E2 cos थीटा। इसके पहले एक हमने बल को लेकर बताया था। अब यहाँ पर वही सेम कहानी क्या होगी तीव्रता के लिए। अगर दोनों पर किसी बिंदु पर दोनों की तीव्रता एक ही दिशा में होगी तो इन दोनों की तीव्रताओं को जोड़ देंगे। अगर एक बिंदु पर एक तीव्रता का क्या है उधर, एक तीव्रता इधर है, तो इन दोनों पर तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और कोण पर होगा तो ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे करते हैं आगे। अच्छा, इसमें कहा किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहाँ ले लेते हैं +Q। ठीक, अब ये +Q है, करा इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर, कहाँ पर, किसी बिंदु पर, मान लेते हैं इसे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें निकालना है। मान लेते एक बिंदु आवेश Q ले लेते हैं, ऐसे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो वहाँ पर क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे। तो हमने क्या किया, एक आवेश ले लिया बिंदु आवेश, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है, उस परीक्षण आवेश पर इस द्वारा कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी यही निकालना है। हम जानते हैं कि ये धन आवेश है, तो ये जो परीक्षण आवेश होता है ऑलवेज उसको धन आवेश मानते हैं। तो ये धन आवेश आपके एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। अच्छा, किसी बिंदु आवेश के कारण, हाँ, तो तुरंत इस आवेश द्वारा इस पर एक बल लगेगा, जो बल की दिशा क्या होगी, उधर होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उधर ढकेलेगा, क्योंकि दोनों धन आवेश है, दोनों धन आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहले चीज हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0 होता है। तो हमें पहले पता करना है कि ये जो उस पर लगेगा जो बल होगा इस आवेश द्वारा, उस पर कितना बल लगाया जाएगा। परीक्षण आवेश तो हमें पता है Q0 है,
लेकिन इस आवेश द्वारा इस बिंदु पर कितना बल लगाया जाएगा वो पहले हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कूलाम चाचा को बुलाएंगे। तो हम लिखेंगे Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर बल, P पर बल की बात करेंगे तो किसके अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, क्योंकि दो आवेशों के बीच बल की बात कौन किया था, कूलाम। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R²। तो हम मान लें इसी तरह इसमें रखें तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 की जगह क्या है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह क्या है, Q0। अब बाई में क्या है, R है दूरी, तो R² हो जाएगा। ठीक, अब ये बल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यही ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होता है F/Q0। इसको क्या कर दीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा, लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से क्या करिएगा, F की वैल्यू भर दीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटा में R² है। इसके बटा में क्या है, F की वैल्यू भर दिए, अब बटा में क्या है, Q0। तो Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में क्या हो जाएगा, R²। ये हो जाएगा, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नोट पॉइंट करना है तो कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो एक बार न समझ में आए तो उसको बैक करके फिर एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ में है, जितनी बार आपको चलाना चाहें, जितनी बार आपको सुनना हो, बस बैक करिए और वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छा, एक बात यहाँ से ध्यान रख सुनिएगा, ये तो किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात में रहेगा तब के लिए है, वायु या निर्वात में रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। अगर ये किसी माध्यम में रहेगा तो इसी माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, Q बाई में R²। जहां पर क्या है, K क्या है, K क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ K है किसी माध्यम की क्या है, वैद्युतशीलता है। और वायु अथवा निर्वात के लिए इसी K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर ये किसी माध्यम में रखा रहेगा, कोई भी माध्यम हो, जल हो, कांच हो, सिरका हो, कुछ भी माध्यम होगा, तो माध्यम का पैरावैद्युतांक है, ये पैरावैद्युतांक बोलते हैं इसको, ये वैल्यू दी होगी अगर ये किसी माध्यम में रखा रहेगा तब। अगर वह वायु अथवा निर्वात में है तो यहाँ से K की वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, सवाल को उद्देश्य इसमें कभी कभी कहता है निर्वात में है या कुछ है तो निर्वात रहेगा, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये किसी माध्यम में दे देगा तो यहाँ पर K रखेगा और माध्यम की वैल्यू भी दी रहेगी। ठीक, आगे चलते इस पर एक सवाल कर लेते हैं। चलिए सवाल करते हैं, क्या इस पे सवाल है, हाँ, कह रहा निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर इसकी दूरी,
तो निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की मान बताना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बतानी है। उसका मतलब ये होता है हमें किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, और क्या दिया है, दूरी दिया है क्या 2 मीटर यहाँ रखिए। तो हम जानते हैं, इसके पहले बताया जा चुका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। तो रख लीजिए सब वैल्यू। तो इसकी जगह हम क्या रखें 9 × 10⁻9 अगुड़े Q का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और बटा में R कितना है R कितना है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 0.4 बार में कटेगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर 9×36 को क्या लिखेंगे 3.6 9 चौका 36 से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे 36 और इन दोनों का क्या हो जाएगा 10 घाते माइनस क्या हो जाएगा 10। और वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, यानी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना उत्पन्न होगी। इस तरह के आपको एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन वो देंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। और इसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप जितना से ज़्यादा सवाल कर सके, आप कहीं भी जितने चाहे कोई साइड बुक हो, कोई भी अरिहंत हो, कुमार मित्तल हो, जितनी भी बुकें हैं, जितना से सवाल जितना से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, बेस्ट। ठीक, उसके आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। बात करते हैं किसकी वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए क्या होता है, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो उस आवेश के समुदाय को या उससे बने इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से सुनिएगा, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है, सीधा सी बात है, जब दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो इसके द्वारा बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और अब वैद्युत द्विध्रुव को हमेशा देखिएगा, इसको लंबाई को 2L मानिएगा, क्योंकि अगर किसी बिंदु पर यानी इस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना होगा तो जो भी किसी भी बिंदु की जो दूरी नापेंगे, इसके ना तो इस आवेश से नापेंगे ना तो इसकी आवेश से नापेंगे, ना इस आवेश से दूरी नापेंगे ना तो इस आवेश से दूरी नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से दूरियां नापते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए अपने सुविधा अनुसार हम लोग क्या मानते हैं, इसकी लंबाई को 2L मानते हैं। जब आधा आधा करेंगे तो ये L हो जाएगा और AL हो जाएगा। और इसको 2L मानने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको सुविधा अनुसार माना जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करेगा किसी को वैद्युत द्विध्रुव, तो कहिएगा सीधी बात कि दो विपरीत आवेशों को जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इससे बने निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और फिगर बना लीजिएगा, ठीक। और जैसे में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा NaCl HCl, क्योंकि जब इसको तोड़ा जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में होता है ना, क्योंकि ये जब घुलते हैं किसी भी जली विलयन में झूलते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। अब इतना दूरी हम लोगों को अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखती है, क्योंकि ये दो विपरीत आवेश होंगे और एक दूसरे से अल्प दूरी पर उसमें स्थित होंगे। तो उसके द्वारा एक निकाय बनाया जाएगा, उसी निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि ये सब क्या होता है, ये Cl जो प्लस माइनस होता है वो वैद्युत उत्पन्न करने का काम भी करते हैं। तो फिर आगे चलिए, तो हमें वैद्युत द्विध्रुव की बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं।
वैदुदिधु आघूर्ण। चलिए इसी में हम बता देते हैं इसको, वैदुदिधु आघूर्ण को ही। वैदुदिधु हो गया, अब हम क्या निकालेंगे, वैदुदिधु आघूर्ण। वैद्युत द्विधु आघूर्ण, वैदुदिधु आघूर्ण। तो वैदुदिधु आघूर्ण के लिए एक फिगर थोड़ा सा बना लीजिएगा, और एक ये प्लस आवेश हो गया और ये माइनस आवेश हो गया। वैदुदिधु आघूर्ण बन गया और इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो वैदुदिधु आघूर्ण की परिभाषा क्या है, वैदुदिधु आघूर्ण के किन्हीं दो आवेशों में किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी को गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैदुदिधु आघूर्ण कहते हैं। दो आवेशों में किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी दोनों आवेश में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैदुदिधु आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए काम खत्म। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है वैदुदिधु आघूर्ण। वैदुदिधु आघूर्ण क्या है, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से L पे दूरी पर रखते हैं तो इसके निकाय को क्या कहते हैं, वैदुदिधु। अब वैदुदिधु आघूर्ण क्या होगा, जब दो विपरीत आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैदुदिधु आघूर्ण कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यही हो गया वैदुदिधु आघूर्ण। और इसका अगर मात्रक देखना है तो मात्रक में क्या है, आवेश है, तो इस आवेश का मतलब कुलाम और ये लंबाई क्या है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, कुलाम मीटर। इसको हम केएस पद्धति में मापिएगा। और एक होता है ESU सेमी, इसको आप किस में नापिएगा, CGS पद्धति में। इसकी दो पद्धतियां होती है, दोनों पद्धतियों को हमने लिख दिया है। बीमा निकालना होगा तो आराम से बीमा भी निकाल लीजिएगा अपना, क्योंकि बीमा निकालना कक्षा 11 में सब बताया गया है, बीमा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वैदुदिधु पढ़ा, वैदुदिधु आघूर्ण पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद करेंगे, देखिएगा अगर हम किसी वैदुदिधु आघूर्ण के इसकी ही लंबाई पर अगर इस पे खींच दें तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। अगर इसके हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींचे तो इसको बोलते हैं अक्ष, और इसके बीचों बीच अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसको कहते हैं निरक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसके अक्ष पर कोई बिंदु लेंगे और इस वैदुदिधु द्वारा इस पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा वो निकालेंगे, और एक बार क्या करेंगे, निरक्ष पे एक बिंदु ले लेंगे कहीं भी और इस आघूर्ण द्वारा इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये निकालेंगे। और ये मोस्ट टॉपिक है आपका, इसको इस वीडियो को लेक्चर को पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में अक्सर हमेशा आपको कंटिन्यूसली पूछता है, चाहे तो अच्छी स्थिति में पूछ दे चाहे निरक्षीय, और एकदम इजीली क्वेश्चन हम कराएंगे, एकदम इजी टॉपिक है और ये अक्सर पूछा जाता है। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए आप लोग बने रहिएगा, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।